नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी में। दोस्तों की जैसा कि हम यहाँ पढ़ रहे थे, आपका यहाँ टॉपिक चल रहा था भारत के भूगोल में। और भारत के भूगोल में हम यहाँ परिचय के बारे में अध्ययन कर रहे थे और परिचय में अपना जो टॉपिक था वो था सीमा रेखाओं के बारे में। तो मित्रों, हमने यहाँ सीमा रेखाओं के बारे में जो अध्ययन किया है अब तक वो अपना भारत और पाकिस्तान, उसके बाद में भारत और चाइना के मध्य में, उसके बाद भारत और बांग्लादेश और उसके बाद भारत और अफगानिस्तान, इन सभी की यहाँ हमने क्या कर लिया है, चर्चा कर लिया है लगभग में सभी सीमा रेखाओं का। तो जितने भी बिंदु यहाँ जुड़े हुए हैं, जैसे जितेंद्र मीना जी को राम राम और एस मीना जी को राम राम, मंगल सिंह जी को राम राम। तो आप सबसे पहले क्लास को लाइक करें और इसे शेयर भी करें भाई, सबसे निवेदन है क्लास को लाइक और शेयर करें। टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। हम यहाँ टॉपिक का जो नाम है वो है अपना सीमा रेखाएं। क्या है भैया? सीमा रेखाएं। समझेंगे यहां जो टॉपिक है अपना सीमा रेखा। क्या है बंधुओं? सीमा रेखाएं। समझो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो सीमा रेखा टॉपिक है, अर्थात यहां एक चित्र बनाते हैं छोटा सा इंडिया का, देखेंगे उसे, समझे। यहां अगर हम चर्चा करते हैं सबसे पहले तो देश, अर्थात यहां नीचे की ओर श्रीलंका। क्या नाम है बंधुओं? श्रीलंका। उसके बाद में यहां अफगानिस्तान, यहां है पाकिस्तान, यहां है नेपाल, यहां है चाइना, यहां है भूटान, यहां है म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार। और यहां है आपका बांग्लादेश। तो सबसे पहले हमने यहाँ जो अध्ययन किया है वो सबसे अहम अध्ययन किया था। सबसे पहले इस टॉपिक को हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। हाँ जी, मुकेश सैनी जी को राम राम भाई साहब। यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, इसको पढ़ा था जल के बारे में, ये पूरा मैटर पढ़ लिया था हमने इस वाले भाग में। इस वाले भाग में हाँ, दिलकुश मीना जी गुर्जर जी को, हाँ दिलकुश गुर्जर जी को राम राम भाई साहब। फिर हमने पढ़ा था पाकिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में, चाइना के बारे में, उसके बाद में यहाँ बांग्लादेश के बारे में। किसके बारे में? बांग्लादेश के बारे में। ठीक है, तो ये हमने यहां अध्ययन किया था थोड़ा सा। अब जो यहां जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनेगा, अब जो आगे चलेंगे हमारे टॉपिक को लेकर, वो यहां अलग से ही टॉपिक रहेगा, वो देखते हैं, देख सुने। सीमा रेखाओं में, किसमें बंधुओं? सीमा रेखाओं में कुछ ऐसे बिंदु बाकी रहे हैं अपने, जो हमने आपको विवाद के तौर पर पढ़ाए थे। किसके भैया? विवाद के तौर पर। तो आपके सामने मैं केवल दो क्वेश्चन यहां पुटअप करता हूं, वो क्वेश्चन सुन लेना कि भारत के साथ ये दो क्वेश्चन बन जाएंगे, एक और दो। भारत के साथ सर्वाधिक, पहला क्वेश्चन क्या बनता है बंधुओं? सर्वाधिक। सर्वाधिक सीमा रेखा बनाने वाला देश और सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला देश। ध्यान रखें, भारत के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा बनाने वाला देश कौन सा है बंधुओं? बांग्लादेश। और सबसे छोटा देखने को मिलता है, सबसे छोटा जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है अफगानिस्तान। कौन सा है बंधुओं? अफगानिस्तान। उसके बाद भारत की समुद्री सीमा की जो लंबाई है या दूरी है, अगर आपसे नॉटिकल मील में पूछे, नॉटिकल मील में पूछी जाए तो कितना होगी बंधुओं? 12 नॉटिकल। कितनी होगी? 12 नॉटिकल मील। आगे चलते हैं। हाँ, ये 4096 और यहां देखने को मिलती है 106 किलोमीटर। कितना है बंधुओं? 106 किलोमीटर। हाँ जी, आगे चलते हैं, फिर चर्चा करते हैं यहां कि अफगानिस्तान जो अपना देश है, क्या है भैया? अफगानिस्तान, ये 2021 में बंद अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण बना, क्योंकि इस पर कब्जा हुआ था तालिबान का। किसका हुआ था बंधुओं? तालिबान का इस पर क्या हुआ था? कब्जा हुआ था। उसके बाद जो तालिबान का वर्तमान कब्जा है वो किस पर है? अफगानिस्तान के ऊपर है। और भारत में जो उत्तर से सर्वाधिक जो आपके आक्रमणकारी आए हैं इतिहास काल के अंदर, वो सब कहां से आए हैं? अफगानिस्तान से ही आए हैं। किससे बंधुओं? अफगानिस्तान। और भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है दो देश,
पहले का नाम है चाइना और दूसरे का नाम क्या है भैया, अफगानिस्तान, जो भारत के निकट बसा हुआ है। किसके निकट, भारत के निकट बसा हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक हुआ था यहाँ सीमा रेखाओं के बारे में, तो उसका तो होता है अंत। क्या होता है बिंदुओं, अंत होता है। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ, हाँ जी, ऑपरेशन देवी। हाँ जी, भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन देवी। देखो सुनो अब यहाँ, अब थोड़ा सा यहाँ हम चर्चा करेंगे ना, वो एक नवीन टॉपिक है आज, उस नवीन टॉपिक की चर्चा करेंगे। और सबसे पहले वो टॉपिक जाएगा अपना, इशारा करेगा वो एक नए टॉपिक की ओर इशारा करेगा। उस टॉपिक का नाम देखने को मिलेगा भैया भौतिक प्रदेश। टॉपिक का नाम क्या बनेगा भैया, भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश में बंधुओं हम जो यहाँ अध्ययन करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश में, वो अध्ययन करेंगे सबसे पहले हिमालय के बारे में। किसके बारे में बंधुओं, हिमालय के बारे में, उत्तर का हिमालय। फिर बनेगा मैदानों के बारे में, फिर पढ़ेंगे मरुस्थल के बारे में। किसके बारे में बंधुओं, मरुस्थल के बारे में। और फिर यहां चर्चा करेंगे हम यहां पठारों के बारे में। किसके बारे में, पठारों के बारे में। पठारों के बाद हम यहां चर्चा करेंगे द्वीपों के बारे में। किसके बारे में, द्वीपों के बारे में। तो ये अपना जो लिखा हुआ है ये सब यहां हम अध्ययन करने वाले हैं। पहला हो गया हिमालय, दूसरा हो गया मैदान, तीसरा हो गया मरुस्थल, चौथा हो गया पठार, कौन सा हुआ, पठार, और पांचवा हो गया अपना द्वीप। इन सभी का जो अध्ययन करने वाले हैं और जो हम अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे यहाँ भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ आज सीखने की कोशिश करेंगे पृथ्वी के बारे में। किसके बारे में, पृथ्वी के बारे में। देखो हुआ क्या था, सुनते हैं उस बात को, सुनना। मैं आपके सामने यहां एक गोला बनाता हूं, देखते हैं। मैं आपके सामने यहां एक गोला बनाऊंगा, उस गोले पर हम क्या करेंगे, थोड़ा अध्ययन करेंगे आज। सुनना बड़े ध्यान से। इस गोले को मैंने यहां एक नाम दिया है, नाम है इसका पेंजिया। गोले का नाम क्या दिया बंधु, मैंने पेंजिया नाम दिया है। और पेंजिया एक विशाल स्थल खंड का नाम है, अर्थात भूखंड का नाम है। इसका नाम है, भूखंड का नाम है क्या, पेंजिया। इस पेंजिया के आसपास जल भरा हुआ था। उस जल का स्वाद था खारा। क्या होता है बंधुओं, खारा जल। जल भरा हुआ है, और जल भरा हुआ है सागर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, सागर के अंतर्गत। और सागर का जो नाम होता है वो होता है पैंथालासा। क्या नाम होता है बंधुओं, पैंथालासा, ध्यान रखना। अब हुआ क्या, सुनेंगे बड़े ध्यान से, कि ये जो आपस में जुड़ा हुआ भाग है इसका नाम क्या है बंधुओं, पेंजिया नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, पेंजिया। पेंजिया क्या है कि आपस में एक जुड़ा हुआ विशालतम भूखंड का नाम है। क्या नाम है, भूखंड का नाम। अब अचानक क्या हुआ, भूगोल वेत्ताओं ने जब इसका अध्ययन करना प्रारंभ किया तो भूगोल वेत्ताओं ने सबसे पहले जो अध्ययन किया है वो पेंजिया का अध्ययन किया है। इसका किया है, पेंजिया का अध्ययन, क्योंकि इसी से बनेंगे अपने महाद्वीप। क्या बनेंगे, महाद्वीप, महासागर का यहां संबंध भी होता है, किससे होता है, पेंजिया से माना जाता है। देखिए सुने उसके बाद। अब एक क्या हुआ कि अचानक एक प्राकृतिक आपदा आती है। और प्राकृतिक आपदा जो होती है, मैं केवल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं स्टोरी के माध्यम से, बड़े ध्यान से सुनना। प्राकृतिक आपदा आती है भूकंप। कौन सी आती है बंधुओं, भूकंप आई। और भूकंपों का देश कौन सा है, जापान। भूकंपों का देश कौन सा है बंधुओं, जापान को कहा जाता है। ध्यान रखना, किसको कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। तो प्राकृतिक आपदा कौन सी आती है, भूकंप आती है। और भूकंप ने इसमें क्या मचा दी, हलचल मचाई। भूकंप ने क्या मचा दी बंधु, उसके अंदर हलचल मचा दी, इसे हिला दिया। और जब ये हिला तो हिलने के बाद इसके 3 हिस्से हो गए। कितने हिस्से हो गए बंधु, 3 हिस्से हो जाते हैं। कितने हिस्से हो जाते हैं, 3 हिस्से इसके हो जाते हैं। इसमें पहले हिस्से को कहा जाता है आपका अंगारा लैंड। क्या कहा जाता है बंधुओं, अंगारा लैंड के नाम से पुकारा जाता है। इसके नाम से, अंगारा लैंड के नाम से पुकारा जाता है। और दूसरे का नाम होता है, वो होता है अपना गोंडवाना लैंड। कौन सा होता है, गोंडवाना लैंड के नाम से इसे पुकारा जाता है। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे यहां जो जल भरा हुआ था उस जल का नाम देखने को मिलता है टैथिस सागर।
कौन सा देखने को मिलता है? तैथिस सागर यहां जल का नाम देखने को मिलता है। अब यहां चर्चा करते हैं, जब भूगोलवेत्ताओं ने इनके अंदर जाकर और अध्ययन करना प्रारंभ किया कि अब जो ये रूप बना, पहले इसका नाम क्या था? पेंजिया, और जब इसके हिस्से हो गए तो ये रूप बन जाता है पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था। पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था कैसी अवस्था बंधुओं? पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था। पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। पहले भाग का नाम क्या? अंगारा लैंड, दूसरे का है गोंडवाना और तीसरे का नाम क्या है? तैथिस सागर। तीसरे का नाम क्या है बंधुओं? तैथिस सागर। अब चलो ठीक है, मान लिया यहां से। अब आगे चलकर बात करते हैं कि जो अंगारा लैंड होता है, इसमें जो अध्ययन कर जो पता लगाया गया, तो वो अवशेष जो पाए जाते हैं, वो अवशेष किसके पाए जाते हैं? ज्वालामुखी के अवशेष पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं? ज्वालामुखी के। ज्वालामुखी के जो अवशेष पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं? आपके अंगारा लैंड में पाए जाते हैं, और इनसे निकलता है क्या? निकलता है लावा। क्या निकलता है भैया? लावा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। किसके बारे में? ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी के बारे में कि होता क्या है ज्वालामुखी? होता क्या है ज्वालामुखी? ध्यान रखें, ये जो पृथ्वी का गर्भ होता है, आपके सामने मैं यहां देखता हूं, ये जो पृथ्वी का गर्भ होता है, ये पृथ्वी का जो गर्भ होता है, इसमें तप्त पदार्थ भरे हुए होते हैं। कैसे पदार्थ बंधुओं? तप्त पदार्थ। इसमें तप्त पदार्थ भरे हुए होते हैं जो गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं बंधुओं? गतिशील माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं? गतिशील। और ये पदार्थ यहां गतिशील होकर चक्राकार अवस्था में घूमने लग जाते हैं, और चक्राकार अवस्था में घूमते हुए अंत में जाकर ये पृथ्वी की इस सतह से टकराने लग जाते हैं, और अपनी लगातार गति में यहां परिवर्तन करते हुए रहते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि ये गति करते हुए पृथ्वी के इस भाग से टकराते हुए उसमें छिद्र पैदा कर देते हैं। क्या पैदा करते हैं बंधुओं? छिद्र पैदा कर देते हैं। और जब पृथ्वी में यहां छिद्र पैदा होगा, इस वाले भाग में क्या पैदा होगा बंधुओं? छिद्र पैदा होगा, लगातार गतिशील अर्थात गतिशील अवस्था के कारण। तो यहां से वे तप्तीय पदार्थ बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और वे इस तरह से बाहर आते हैं। एक लगातार विस्फोट सा होता है, और विस्फोट होने के बाद वे तप्तीय पदार्थ उल्टे वापस इस पृथ्वी की ओर गिरने लग जाते हैं। और जब पृथ्वी पर आकर गिरते हैं तो उसको यहां मैग्मा नाम दिया जाता है, लावा नाम दिया जाता है। चलो ठीक है साहब। अब ये जो आपका मैग्मा है या लावा है, ये इसमें गर्म तप्तीय अर्थात गर्म तापीय पदार्थ भरे हुए हैं। इस तरह से क्या बने हुए हैं? इस तरह से भरे हुए हैं। और ये जो अवस्था बनती है, इसको नाम देते हैं ज्वालामुखी शंकु। क्या नाम देते हैं बंधुओं? ज्वालामुखी शंकु के नाम से इसे पुकारा जाता है। लेकिन जब ये पृथ्वी पर आकर यहाँ के वातावरण से टकराते हैं, यहाँ के वातावरण से मुलाकात करते हैं, तो यहाँ ठंडी हवाओं से इसकी मुलाकात होती है, वातावरण से इसकी मुलाकात होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो तापीय पदार्थ होता है वह ठंडा होने लग जाता है। क्या होता है? बाद में ठंडा होने लग जाता है। और जब लावा ठंडा होता है तो बनती है चट्टाने। क्या बनती है बंधुओं? चट्टाने का निर्माण किया जाता है, चट्टानों का निर्माण होता है। फिर क्वेश्चन बनता है अपना कि ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है इंडोनेशिया को। किसे कहा जाता है बंधुओं? इंडोनेशिया को कहा जाता है। और ज्वालामुखियों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बंधुओं? 3 भागों में बांटा गया है। पहले का नाम होता है सक्रिय ज्वालामुखी। पहले का नाम क्या है बंधुओं? सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरे का नाम होता है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। दूसरे का नाम क्या है? प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। और तीसरे का नाम होता है मृत या शांत ज्वालामुखी। तीसरे का नाम क्या है? मृत या शांत ज्वालामुखी। अर्थात जिनसे लगातार उद्गार होता है, जिनसे लगातार लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, सदैव उद्गार होता है, उन ज्वालामुखियों को कहा जाता है कैसे भैया? सक्रिय। कैसे कहा जाता है? सक्रिय कहा जाता है। और जिनसे उद्गार नहीं होता है, अर्थात उनके मुख खुले होते हैं, जिनके मुख खुले होते हैं अर्थात जिनसे उद्गार नहीं होता है, उन्हें कहा जाता है भैया, क्या कहा जाता है? प्रक्षुब्ध कहा जाता है। और शांत या मृत ज्वालामुखी होते हैं जिनके मुख हमेशा के लिए बंद हो गए हों। मुख हमेशा के लिए कैसे हो गए हों भैया? बंद हो गए हों। उन्हें मृत या शांत ज्वालामुखी के नाम से पुकारा जाता है। नीरज मीणा जी को राम राम।
आगे चलते हैं, थोड़ा सा बैक चलते हैं वापस इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि भूकंपों का देश कौन सा है, अपना जापान है। कौन सा है, जापान। और अंगारा लैंड जो भाग है अपना, इससे जो हमें अवशेष पैदा हुए हैं या प्राप्त हुए हैं, उनका नाम क्या है भैया, ज्वालामुखी और लावा। और आप सभी को पता होगा, एक युग की बात होती है, किसकी बात होती है भैया, युग की बात होती है। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का एक युग से संबंध और है, उस युग का नाम होता है जुरेसिक काल। काल का नाम क्या है बंधुओं, जुरेसिक काल। और जुरेसिक काल में सबसे अधिक जो यहां सबसे अधिक जो पाए जाते थे, उनका नाम था डायनासोर। नाम क्या है बंधुओं, डायनासोर। तो डायनासोरों का जो अंत माना जाता है वो किससे माना जाता है भैया, ज्वालामुखी से माना जाता है। और इसका अध्ययन किया जाता है कौन से काल में, जुरेसिक काल में किया जाता है। तो ध्यान रखें, जुरेसिक काल में सबसे अधिक किसका अध्ययन है, डायनासोरों का। और डायनासोरों का अंत किसने किया है, ज्वालामुखियों ने। और ज्वालामुखी से क्या निकलता है, लावा। और लावा जब ठंडा हो जाता है, कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो बन जाती है, क्या बन जाती है, चट्टानों का निर्माण किया जाता है। किसका भैया, चट्टानों का निर्माण हो जाता है। ठीक है बंधुओं, तो सभी से निवेदन है, क्लास को सबसे पहले लाइक करें और इसे शेयर भी करें भाई। आगे चलते हैं, थोड़ा सा अब बात करेंगे हम यहां इसके ऊपर, ठीक है। हाँ, आ जाओ टॉपिक पर वापस। तो ज्वालामुखियों का देश कौन सा हुआ, इंडोनेशिया। अब जो भाग है अपना गोंडवाना लैंड, इसमें आपको देखने को मिलते हैं पहाड़ियां। क्या देखने को मिलती है, पहाड़ियां। और आपके देखने को मिलते हैं पठार। क्या देखने को मिलती है, पहाड़ियां। और आपके देखने को मिलते हैं पठार। क्या देखने को मिलते हैं, पठार। ठीक है, ध्यान रखें। और जो टैथिस सागर है सॉरी, जो टैथिस सागर है, इसका जल स्तर लगातार कम होता चला गया। और नीचे यहां इसके तल में एक मृदा थी, उस मृदा का नाम होता है रेतीली मृदा। नाम क्या होता है, रेतीली मृदा। बाद में क्या हुआ, जब जल स्तर घट गया, जल स्तर खत्म हो गया, तो नीचे क्या निकल जाती है, मृदा निकली आती है। मृदा निकलकर सामने आती है और मृदा से जाकर टकराती हैं हवाएं। क्या भैया, हवाएं। और हवा इसे एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है। अर्थात मृदा का जैसे विस्तार प्रारंभ हुआ, तो वहां बन गया मरुस्थल। क्या बना बंधुओं, मरुस्थल बन गया। तो ध्यान रखना, ज्वालामुखी और लावे का अवशेष मिलता है अंगारा लैंड में, और पहाड़ी और पठारों का अवशेष मिलता है किसमें, गोंडवाना लैंड में। और केवल मरुस्थल पैदा हुआ है किससे हुआ है भैया, टैथिस सागर से। किससे हुआ है, टैथिस सागर। अब थोड़ा बात करते हैं यहां हम पठारों के बारे में और पहाड़ियों के बारे में। तो ये क्वेश्चन बनता है कि सर, कि जो आपका विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, बात कर लेते हैं थोड़ा सा। विश्व की सबसे प्राचीन विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला और विश्व का सबसे नया पर्वत, विश्व का सबसे नवीन पर्वत और विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। ये क्वेश्चन भी है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। आगे चलते हैं कि बात करते हैं हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत, गारो खासो और जैंतिया की पहाड़ियां, गारो खासो और जैंतिया की पहाड़ियां। हाँ जी, आगे देखें। बात करते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है अरावली। कौन सी है बंधुओं, अरावली है। कौन सी है बंधुओं, अरावली। अरावली के बारे में चर्चा करें थोड़ा सा, तो अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। इसका विस्तार केवल भारत में देखने को मिलता है, और भारत में इसका जो विस्तार है वह गुजरात के बाद राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार है इसका। उसके बाद हरियाणा, और हरियाणा के बाद आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में देखने को मिलता है। अर्थात इसका जो अंत होता है वह रायसीना की पहाड़ी दिल्ली के अंदर माना जाता है। आगे चलते हैं। हाँ देखो, आगे चलते हैं। हाँ, रुक दादा। हाँ जी, देखिए सुनिए आगे।
आगे चलते हैं, विश्व का सबसे नवीन पर्वत है हिमालय। कौन सा है बंधुओं? हिमालय। विश्व का सबसे नवीन पर्वत है हिमालय। और विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। कौन सी है बंधुओं? एंडीज है। उसके बाद है हिंदू कुश पर्वत, उत्तर में स्थित है, भारत के उत्तर में, ध्यान रखना, उत्तर में, किसके में? भारत के उत्तर में है एवं हिमालय के पश्चिम में है। हिमालय के पश्चिम में है और भारत के उत्तर में है। कौन सा पर्वत आपका? हिंदू कुश पर्वत। आगे चलते हैं थोड़ा सा कि गारो, खासो और जैंतिया की पहाड़ियां ये भी हिमालय का अवशेष हैं। हिमालय का अवशेष है जो देखने को मिलती है मेघालय। कहां देखने को मिलती है? मेघालय के अंदर देखने को मिलती है। हाँ जी, देखते हैं आगे चलकर। देखो सुनो, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला का नाम अरावली। विश्व का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? हिमालय। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज। हिंदू कुश पर्वत किसका अवशेष है भैया? सॉरी, कहां स्थित है? यह अवशेष तो हिमालय का ही है, लेकिन उत्तर में अर्थात भारत के तो उत्तर में है, लेकिन हिमालय के पश्चिम में स्थित है। ध्यान रखना, गारो, खासो की पहाड़ियां और जैंतिया की पहाड़ियां किसका अवशेष है? हिमालय का है। वो कहां है भैया? अपने मेघालय में है। वो कहां है? अपने मेघालय में। तो हमने क्या पढ़ा है? थोड़ा सा बैक चलते हैं हम आज। देखें, सुने, तो भारत के साथ, ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़े थोड़ा सा हमने यहां अब स्टार्ट किया है भौतिक प्रदेश। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे भैया? हिमालय। उसके बाद हमने पढ़ेंगे मैदान, उसके बाद मरुस्थल पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे और द्वीपों को पढ़ेंगे। और पठार अर्थात प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे। ये वाले प्रायद्वीपीय पठारों का अध्ययन करेंगे, यहां जो आपके दक्षिण में देखने को मिलते हैं, मध्य और दक्षिण के अंतर्गत। आगे चलते हैं। हमने यहां पढ़ा था सबसे पहले पेंजिया के बारे में। पेंजिया क्या है? पेंजिया एक विशालतम भूखंड का नाम है, स्थल खंड का नाम है, ठीक है, जो जाकर टकरा जाता है, इससे आकर टकराता है क्या भैया? प्राकृतिक आपदा, भूकंप इसके 3 हिस्से कर देती है और इसके चारों ओर पानी भरा हुआ है। कौन सा? पैंथालासा, अर्थात सागर बना हुआ है पैंथालासा। इसके 3 हिस्से हुए तो उसका नाम हुआ पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था। और पृथ्वी की जो आकृति है कैसी है बंधु? कौन बताए कमेंट करके? पृथ्वी की आकृति किसके समान है? बोलो, कमेंट करें। पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी की आकृति सभी बंधु कमेंट करके बताएं। सभी बंधु कमेंट करके बताएं पृथ्वी की आकृति। पृथ्वी की आकृति कमेंट करके बताएं भाई। पृथ्वी की जो आकृति है वह जियोड या नारंगी के समान है। जियोड और या नारंगी के समान है। आगे चलते हैं, तो इसका रूप जो बनता है आगे चलकर वो बनता है पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था, फर्स्ट ऑफ ऑल अवस्था, बेस्ट। हाँ जी, आगे चलते हैं। हाँ, आगे चलते हैं कि जो पृथ्वी की ये प्रारंभिक जो अवस्था है उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहली का नाम क्या है? अंगारा लैंड, दूसरी का नाम क्या है? गोंडवाना लैंड, और तीसरी का नाम क्या है? टेथिस सागर। अब जो अंगारा में क्या किसके अवशेष है भैया? ज्वालामुखी और आपके लावे के अवशेष देखने को मिलते हैं। उसके बाद में गोंडवाना में किसके अवशेष है बंधु? यहाँ पहाड़ी और पठारों के अवशेष हैं। और टेथिस सागर किसमें चेंज हो गया? बाद में मरुस्थल में बदल गया। किसमें बंधु? मरुस्थल में चेंज हो जाता है। आगे तो थोड़ा चलते हैं। हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला का नाम क्या है? अरावली। क्या नाम है? अरावली। उसके बाद विश्व का सबसे नवीन पर्वत है कौन सा? हिमालय। और विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम क्या है? एंडीज। और हिंदू कुश पर्वत भारत के तो उत्तर में है, लेकिन हिमालय के पश्चिम में स्थित है। और गारो, खासो और जैंतिया की पहाड़ियां ये हिमालय का ही अवशेष हैं, लेकिन देखने को मिलती है मेघालय। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? कौन बताएगा? अच्छा क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक वर्षा, भारत में सर्वाधिक वर्षा, जल्दी बोले। भारत में सर्वाधिक वर्षा, तो सबसे कम वर्षा कहां होगी फिर? 2 क्वेश्चन तो ये बन जाएंगे, ठीक है। भारत में सर्वाधिक वर्षा। आगे चलते हैं, फिर यहां क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे ठंडा स्थान, भारत में सबसे ठंडा स्थान, उसके बाद में भारत में सबसे गर्म स्थान,
भारत में सबसे गर्म स्थान, फिर क्वेश्चन बनेगा एशिया का सबसे गर्म स्थान और एशिया का सबसे ठंडा स्थान। मुझे चारों के आंसर दें आप, चारों पांचों क्वेश्चन जो भी हैं जल्दी करें। एशिया का ठंडा स्थान जल्दी बताएं भाई। लेह लद्दाख, हाँ जी। चूरू राजस्थान का सबसे ठंडा गर्म जिला बंधु, जिसका आंसर चूरू आ रहा है वह राजस्थान का सबसे ठंडा व गर्म जिला है चूरू। दार्जिलिंग, बहुत अच्छी बात। जैसलमेर, वाह वाह मेरे वीरों, आंसर देंगे सबके। भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो होती है मनसिम राम। कहां होती है भैया? मनसिम राम, चेरापूंजी मेघालय। और सबसे कम वर्षा होती है लेह लद्दाख में। कहां होती है वर्तमान? लेह लद्दाख में। अगला, भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? कौन बताएगा? सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वो है अपना कारगिल सेक्टर। कौन सा है बंधुओं? कारगिल सेक्टर। ये वर्तमान में कहां है? लद्दाख में। ये कहां है वर्तमान में? लद्दाख में। और सबसे गर्म, भारत का सबसे गर्म है आपका फलौदी। और फलौदी आपका देखने को मिलता है जोधपुर के अंदर। और जोधपुर कहां है? राजस्थान में। कहां है बंधुओं? राजस्थान में देखने को मिलता है। फिर क्वेश्चन बनता है कि एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? इसका आंसर दे सभी। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? एशिया का सबसे गर्म व ठंडा स्थान, जल्दी आंसर दे। एशिया का सबसे गर्म स्थान देखने को मिलता है जाकोबाबाद। कौन सा है बंधुओं? जाकोबाबाद। ये देखने को मिलता है कहां? पाकिस्तान में। कहां देखने को मिलता है? पाकिस्तान। और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो सबसे ठंडा स्थान है बरखोयांस। और बरखोयांस हमें देखने को मिलता है रूस के अंदर। और रूस ने फरवरी 2022 में आक्रमण किया है किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर। किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर। और यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? कीव। क्या नाम है बंधुओं? कीव। और कीवी फल आपको देखने को मिलता है कहां? कीवी फल आपको देखने को मिलता है, कीवी फल आपको देखने को मिलता है न्यूजीलैंड के अंदर। कहां देखने को मिलता है? न्यूजीलैंड के अंदर। तो हमने आज यहां जो चर्चा की है वे छोटे छोटे क्वेश्चनों को लेकर की है। किसी टॉपिक विशेष बिंदुओं को लेकर हमने यहां चर्चा नहीं की है। यहां छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर चर्चा की है, क्वेश्चनों को लेकर चर्चा की है। जो अपना कल से टॉपिक रहेगा, कल से जो अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा भारत के भौतिक प्रदेश। तो अधिक से अधिक बच्चे इस क्लास में जुड़ें और इस क्लास को शेयर करें और इसे लाइक भी करें भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम कल देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, इस क्लास को अधिक से अधिक अब शेयर कर देना।